हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड क्लास हो चुका था, थर्ड क्लास है ये, और हमने पिछले बार पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें कि सबसे फंडामेंटल बात एक ये पढ़ा था हमने कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वे रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी अपोजिट चार्जेस होते हैं वे अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता था इसमें कि मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अपोजिट चार्जेस रिपेल भी तो कर सकते थे, या अट्रैक्ट ना करो रिपेल ना करो, न्यूट्रल रहो, जहां हो वहीं रहो, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन ये अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं अपोजिट चार्जेस? जैसे कि प्लस माइनस जो भी चार्ज है, हमने कहा था कि दो तरह के चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं? ये पिछले क्लास में शायद मैंने आपसे पूछा था, और अगर आपने ये सवाल खुद से किया है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अब कम से कम 8 क्लास में तो कोई नहीं सोचता है। उन्हें लगता है कि सर या मैडम ने लिखवा दिया तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी याद ही किया था। ठीक है, लेकिन अगर तुमने सोचा कि ये क्यों होता है ऐसा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आंसर भले ना पता हो वो, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट आता है। देखो, ये जो बनाया हुआ है ना, डिजाइनिंग नहीं है, दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन ए स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन स्पेस। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो ये फील्ड्स निकल रही है, इनका डायरेक्शन दिखा रहा है। ये देखो, तो जब पॉजिटिव चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस पे, ये नहीं कि एक चार्ज दिल्ली है एक चार्ज पटना है, ऐसा नहीं, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत कम छोटी दूरी पर जब रखते हैं तो इनका देखो जो एरो है, इनका जो एरो है ये दोनों रिपल्सन की ओर जा रहा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वे आउटवर्ड निकलती हैं। तो जब दोनों से पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड फील्ड निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो देख रहे हो कहीं भी फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा है क्या? नहीं ना, ये इधर की ओर जा रही हैं और ये इधर की ओर जा रही हैं, तो कहीं भी मिल रहा है। यही कारण है कि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन यही देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की ओर जाती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड की ओर जाती हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकले या फिर इधर से निकले, और ये देखो यहां से निकला, ये एरो देख रहे हो, और ये एरो यहां से निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज तो चाहता ही है कि उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आए। ओके, ये नियम है। ये कैसे पता मुझे? ये नियम है, ये एक रूल है। आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो क्या होती हैं, वो आउटवर्ड की ओर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे आके कन्वर्ज होती हैं। ओके, उस पर आके इनवर्ड्स की ओर मिलती हैं। तो यही क्यों, तो फिर इसका आंसर क्या है? क्या आंसर है इसका कि क्यों अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? क्योंकि फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाता है। फोर्स को, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है ये तो चाहता ही है, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो गया, इसलिए अट्रैक्ट करने लगे। लेकिन यहाँ देखो रिपल्सन हो रहा है इस तरह से। ओके, यही चीज मैं दिखाना चाहता कि यहाँ पर रिपल्सन, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव ही रखोगे ना। जब नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ से तो निकल रही है, यहाँ पर आएंगे ये चार्जेस, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे, तो फिर भी उस समय जो फोर्सेस है उनका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो क्या लिखोगे? इफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज इंटरैक्ट, देयर फोर्सेस एक्ट in the same direction, their forces act in the same direction from the positive to the negative charge। और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। फोर्स एक्ट कर रही है और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के बीच में। As a result, opposite charges attract each other. As a result, opposite charges attract each other. तो उनके बीच जो फोर्स है उनका डायरेक्शन सेम हो जाता है, जबकि जब सेम चार्जेस होते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसलिए रिपल्सन होता है। तो इफ द चार्ज इज नेगेटिव द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। ये तो बताया था कि रूल है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर की होगा? चार्ज की तरफ होगा। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव द फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या था? आउटवर्ड था। ये एरो दिख रहा था, आउटवर्ड होता है। ये एक लॉ है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके जानने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से मतलब जाना पड़ेगा। ठीक है, और जानना पड़ेगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज। तो खैर ये क्लास 8 का तो नहीं था, बट अगर तुमने सवाल खुद से पूछा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9-10 तक भी बच्चे इस बात को नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अट्रैक्ट ही क्यों करते हैं अपोजिट चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से समझाया जाता है। ओके, इसको लिख लेना अगर, और ये बाकी जो एरो दिया हुआ है ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में तो चार्जिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए बॉडी इज नोन एज चार्जिंग। बस सिंपल सा इसके बारे में। तो किन किन तरीकों से चार्ज हम लोग कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन के माध्यम से, दूसरा इंडक्शन के माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वाला तो हम लोग देख लिए थे, जो हमने ग्लास और रॉड का एग्जाम्पल लिया था ना, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल लिया था, सिल्क क्लॉथ को। और हमने कहा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ, ये कोई सिल्क क्लॉथ है, और ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है? आफ्टर रबिंग क्या आ जाता है? आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फ्रिक्शन के, यहाँ चार्जिंग किस तरीके से होगा? फ्रिक्शन के माध्यम से। तो इसी को फ्रिक्शन, चार्ज बाई फ्रिक्शन कहते हैं। इनफैक्ट पिछले 2 क्लास में हमने जितने भी चार्जिंग के जो भी तरीके हमने देखे थे वो सभी फ्रिक्शन से थे। ओके, तो और सेकंड देखते हैं हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के माध्यम में क्या होता है? दरअसल देखो, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्जिंग ए कंडक्टर तो होना ही चाहिए, बिकॉज इंसुलेटर कभी भी चार्ज को फ्लो करते हैं नहीं, वहां चार्ज स्टैटिक रूप से जमा हो जाता है, वो कंडक्टर के पूरे सरफेस पर फ्लो नहीं करता है, इसलिए इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ के हर एक जब भी चार्जिंग हम कर रहे हैं तो हम हर समय कंडक्टर को ले रहे हैं। The process of electrically charging a conductor by bringing it into contact with each other charged body is known as charging by conduction। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट में लाके उसे चार्जिंग करते हैं। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन जैसा हो गया, ये फ्रिक्शन में भी तो कॉन्टैक्ट्स में ला रहे हैं। लेकिन दरअसल हम लोग यहाँ पर ध्यान देना, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्जिंग ए कंडक्टर की बात हो रही है। लेकिन जब फ्रिक्शन में हम लोग देखा था तो ग्लास रॉड तो कंडक्टर नहीं है, सिल्क क्लॉथ भी कंडक्टर नहीं है, तो शायद इसीलिए इसको अलग से किया जा रहा है। खैर जो भी है, हम इसको देखते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लग रहा है कंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। हालांकि एक बात ये है कि फ्रिक्शन में पहले से दोनों बॉडी अनचार्ज होते हैं और फ्रिक्शन के बाद दोनों में चार्ज आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कंडक्शन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया तुम्हें कि ग्लास रॉड लेके आओ और ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ये पॉजिटिव, जरूरी नहीं कि कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही लाओ, नेगेटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया और एक मेटालिक स्फीयर था, पहले से इस पर कोई चार्ज नहीं था मेटालिक स्फीयर पे। और जैसे ही मैंने ग्लास रॉड को इसे टच करवाया, टच होना चाहिए, ये नहीं कि दूरी पर रखना है, यहाँ पर टच, इसलिए ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया है, ये सही में यहाँ पर टच इसको जब करवाते हैं तो क्या होता है। और ये वुडन स्टैंड है, वुडन स्टैंड क्यों लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वुडन स्टैंड लेना, इसकी जगह अगर कोई कंडक्टर ले लिए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस मेटल स्फीयर पहले से क्या था, न्यूट्रल था। मेटल स्फीयर पहले से क्या था, न्यूट्रल था। जब तक ग्लास रॉड को हम लोग इसे टच नहीं करवाए थे तो न्यूट्रल था, यानी जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को इससे कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना गाइस, नेगेटिव चार्जेस की कमी है ना, इस ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्जेस की क्या है, कमी है ना, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से सारे नेगेटिव चार्ज इस पे जाना स्टार्ट कर देंगे, इसके ओके जाना क्या होंगे, स्टार्ट कर देंगे इसके। और ये तब तक जाएंगे, यहाँ तक इसमें तब तक जाएंगे जब तक कि ये ग्लास रॉड क्या हो, न्यूट्रल न हो जाए। आ रही बात समझ में? ये तब तक जाएंगे जब तक कि ये ग्लास रॉड क्या हो, फिर से न्यूट्रल न हो जाए, यानी पहले से पॉजिटिव चार्ज था। तो यही, और ये मेटालिक स्फीयर क्या था, पहले से
लाने से पहले क्या था, एक न्यूट्रल था। तो अब जैसे ही इसको टच करवाएं इससे, तो इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज तो पहले से थे। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल, जो भी न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं। बस इतना ही होता है न्यूट्रल बॉडी में कि जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो इधर की ओर दौड़ना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज की कमी है। तो ये जाके इस कमी को पूरा करेंगे और ये तब तक जाते रहेंगे जब तक कि जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो जाए, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर ना हो जाए। तो अब सिंस मेटालिक स्फीयर से कौन से चार्ज गए गाइस? नेगेटिव चार्ज गए। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज गए तो यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज तो यहीं की यहीं रह गए, इसलिए मेटालिक स्फीयर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आया समझ में? नेगेटिवली चार्ज इसकी तरफ चले गए और इसको न्यूट्रल कर दिए तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज बच गए ना। पहले न्यूट्रल था लेकिन नेगेटिव चार्ज का अनबैलेंस हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर अब कम हो गए होंगे और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। तो इस मेटालिक स्फीयर पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देख रहे हो हमने कैसे कंडक्शन के माध्यम से एक कंडक्टर को चार्ज किया, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ वुडन स्टैंड लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वुडन स्टैंड नहीं लिए तो जो इलेक्ट्रॉन है गाइस, जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा? नीचे की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर वुडन क्या है? एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर लेना जरूरी है क्योंकि अगर कोई कंडक्टर रहेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की ओर, अर्थ की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, अर्थ की ओर। क्योंकि हम लोग देखेंगे अर्थ का क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में, बहुत मजेदार चीजें देखेंगे। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर फ्लो करना शुरू कर देंगे तो क्या ग्लास रॉड कभी भी न्यूट्रल हो पाएगा? और ग्लास रॉड जब न्यूट्रल नहीं हो पाएगा तो फिर तो दिक्कत है। ओके, ये चीज़ समझना जरूरी है कि हम लोग। और उसी तरह अगर इधर इस कोई ऐसा वस्तु लेके आए जो नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होगा? इधर से पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बच जाएगा, है ना। इसका मतलब मेटालिक स्फीयर क्या हो जाएगा? उस समय नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और लेकिन अगर उस समय वुडन स्टैंड नहीं लेंगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किस में चला जाएगा? कंडक्टर के माध्यम से अर्थ में चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया। एक तो फ्रिक्शन देखें, एक कंडक्शन देखें। अब देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के माध्यम से। इंडक्शन में कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं किसी चीज को। मैंने फिर से वही ग्लास रॉड को लिया जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और मैंने थोड़ा दूरी पर ही से रखा, ज्यादा दूरी पे मत रखना, एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा कि ये जो मेटालिक स्फीयर पहले इंसुलेटर ही था लेकिन अब सिंस इधर पॉजिटिव चार्ज है थोड़ी दूरी पर, तो इसके अंदर जो भी नेगेटिव चार्जेज हैं वो रिशफल करेंगे और इधर की ओर आ जाएंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा नजदीकी पोजीशन है। आ रही समझ में? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज रिशफल कर देंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो जितना दूरी हो सके दूरी बना के रखेंगे और ये दोनों जितना हो सके नजदीकी बना के रखेंगे। तो इसी के अंदर थे ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये रिशफल कर गए। और ये उसके बाद तो अभी भी तो ये न्यूट्रल ही है ओवरऑल, लेकिन फिर क्या करेंगे? किसी न किसी माध्यम से इसको क्या करेंगे हम लोग? इस पॉजिटिव चार्ज को किसी न किसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करवा लेंगे किसी चीज से। कैसे ऑब्जर्व करवा लेंगे? क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर बगल में एक कोई नेगेटिव चार्ज का कोई सब्सटेंस ले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज का सब्सटेंस ले जाएंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएंगे। तो इस मेटालिक स्फीयर क्या बचेगा? केवल क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये तुम बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकली चार्जिंग ए बॉडी बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज बॉडी नियर इट एंड विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसी को बोलते हैं इंडक्शन, इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बुक को पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। मैंने क्यों ऑब्जर्व करा दिया? क्योंकि किसी नेगेटिव चार्ज को लाओगे तो इसके अंदर का जो इस साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा इसके अंदर ताकि उसको न्यूट्रल करना है और इस पर ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब हम कहें कि हमारा मेटालिक स्फीयर क्या आ जाएगा? क्या हो गया है? नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ये वुडन स्टैंड हम लोग लेते हैं, मैंने कहा था ना, क्योंकि हमको इंसुलेटर ही लेंगे क्योंकि चार्ज ऐसा ना हो कि नेगेटिव चार्ज अर्थ की ओर चला जाए। फिर इलेक्ट्रोस्कोप। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक वेदर ए बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज और नॉट एंड ऑल्सो टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये पता करने के लिए यूज करते हैं कि वह बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, वह चार्ज है कि नहीं, और अगर चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप में सबसे फेमस कौन सा है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये फेमस है। तो इसमें क्या होता है? हम लोग एक ग्लास बेल जार को लेते हैं जिसमें कि ये कॉर्क है
जो कि इंसुलेटर है, और ये ब्रास कैप है, और ये तुम्हारा ब्रास रॉड है, और तुम चाहो तो ये दोनों जो है ये गोल्ड लीफ का ले सकते हो, बहुत ही पतला गोल्ड लीफ चाहिए। ओके, लेकिन इसमें तुम्हारे बुक में एक को ब्रास स्ट्रिप लिया है और दूसरे को गोल्ड स्ट्रिप लिया है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये टीन फॉइल है और नीचे वुडन बेस है। वुडन बेस उसी लिए ताकि इंसुलेटर रहे, बस इसीलिए। तो अब ये कैसे काम करता है? दरअसल जब भी किसी चार्ज बॉडी को जब तुम इसे टच करवाते हो, समझ, टच करवाना, कंडक्शन करवाना, ना कि इंडक्शन। इंडक्शन में तो थोड़ी दूरी पर रखते हैं, कंडक्शन करवा किसी चार्ज, वह बॉडी को रखो, भले चार्ज हो या ना हो तो बाद में पता चलेगा। किसी बॉडी को जब रखवाते हो तो इसका मेथोडोलॉजी कुछ ऐसा है कि इफ इट positively charged glass rod is rubbed with a silk cloth, the positive charge on glass rod is transferred to the brass plate। अब फिर से मैं अगर उसी ग्लास रॉड को, अगर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाऊं, किसमें, ब्रास कैप के कॉन्टैक्ट में लाऊं, तो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इसके द्वारा कन्वर्ट करके इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा गाइस। ठीक है, इन दोनों पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तुम्हें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, नॉर्मल में इतना पता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये कुछ इतना दूरी बना लेंगे। ठीक है, पहले इतना थे जब इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन अब ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ये जो दोनों ब्रास लीफ है और गोल्ड लीफ है, दोनों से दूर भागेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये चार्ज बॉडी है। अगर ऐसा नहीं होता है, जस का तस यही पोजीशन मेंटेन होता है जो शुरू में था, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज बॉडी नहीं है। तो हमने यही कहा कि ट्रांसफर टू द ब्रास प्लेट एंड गोल्ड फॉइल थ्रू द कैप एंड द ब्रास रॉड, full stop, both the brass strip and the gold foil acquire the positive charge and the gold foil get repelled। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रिपेल करेगा। ये इनिशियल पोजीशन था गोल्ड लीफ का, और ये फाइनल पोजीशन है जब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ गया है तो सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट ए बॉडी विथ which is brought into the contact with the disc of the electroscope is charged। Initially इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखना है कि initially the brass cap of the electroscope is earthed to remove any charge present on the foil and the brass rod। ये सबको अर्थ किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले से ब्रास रॉड, ये जो रॉड है ये चार्ज होना चाहिए या ब्रास कैप चार्ज होना चाहिए, ये सब चार्ज। ऐसा होता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से खुद चार्ज रहेंगे। इनको पहले से अर्थिंग किया होना चाहिए, अर्थिंग करके लाओ ताकि इसमें के सब चार्ज मतलब ये न्यूट्रल्स हो। ओके, तो यही कहा जा रहा है, इस सावधान रखने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप can also be used to measure the potential, full stop, but it isn't a reliable means of measure। पोटेंशियल मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट वो ये बहुत रिलायबल नहीं है पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अर्थ हैज द कैपेसिटी टू बोथ सप्लाई और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम ए बॉडी, सो द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, मैंने एक चीज बताना तुमसे भूल गया कि अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, अब तुम अपने हाथ को यहाँ पर लाओगे, इस ब्रास कैप को टच करोगे, तो गाइस तुम तो अर्थ से जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे हाथ के माध्यम से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स तुमसे फ्लो करके और इसमें आ जाएंगे, इस ब्रास रॉड में। ओके, और ये तब तक आएंगे जब तक ये पूरी तरह क्या हो, न्यूट्रल ना हो जाए। न्यूट्रल यानी जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे हाथ के माध्यम से आएंगे। ये जो ब्रास कैप है और तुम्हारे हाथ की उंगलियां, तुम इसको टच करोगे तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो तुम्हारे से अर्थ के माध्यम से इसमें इलेक्ट्रॉन जाने स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव चार्जेस, और तब तक जाएंगे जब तक ये क्या हो, न्यूट्रल ना हो जाए। ओके, समझ में आ रही है बात। और अगर इसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज के बदले अगर तुम नेगेटिव चार्ज वाले कुछ ऑब्जेक्ट को तुम लगाए होते दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाता और फिर से रिपेल करते। लेकिन अगर फिर से तुम इस पर हाथ लगाते तो ये पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जब ये तो पहला केस था। दूसरे केस में क्या होगा, जब इस ब्रास कैप पर कुछ ऐसे मटेरियल को लाओगे जो पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो ये लीफ क्या होंगे, फिर से रिपेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनिशियल पोजिशन ये था, ठीक है। लेकिन अगर फिर से तुम इसको हाथ से टच करोगे, जब ये नेगेटिव चार्ज वाले किया था दूसरे केस में, तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ तो अर्थ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पैर ये सब, ठीक है, तुम अर्थ से जुड़े, थोड़े तुम हवा में हो, तो है ना। तो यहाँ का जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारे हाथ के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ओके, यहाँ का जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज के चलते ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं,
पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है, वो कैसे वहां तोड़ के न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर आएगा? केवल फ्लो, और फ्लो कौन कैसे चार्ज करते हैं? नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और उन्हीं के कम या अधिक के कारण कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो जब दूसरे केस में जब अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे आ गया, तो जब तुम उस हाथ से ब्रास कैप को पकड़ोगे, ब्रास कैप को छुओगे, टच करोगे, तो जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारे हाथ के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, और ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यही बात यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अर्थ हैज द कैपेसिटी टू बोथ सप्लाई और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन। तो पहले केस में हमने क्या किया? जब वो पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रोस्कोप, तो हमने जब उस पर ब्रास कैप पे हाथ रखा तो क्या हुआ? उस समय हमने सप्लाई किया, हमने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, और तब तक के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए। तो अर्थ हैज द कैपेसिटी टू सप्लाई और ऑब्जर्व भी करेंगे। जब दूसरे केस में जब उस पर एक्सेस क्या हो गया था गाइस? एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया था। जब हमने हाथ रखा ब्रास कैप पे, तो नेगेटिव चार्ज जो उसमें से था वो अर्थ की ओर सप्लाई करना स्टार्ट हो गया, यानी अर्थ की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर दिया, और तब तक उससे नेगेटिव चार्ज फ्लो करते रहेंगे सेकंड वाले केस में, जब तक कि वो ब्रास रॉड फिर से न्यूट्रल ना हो जाए। तो अर्थ हैज कैपेसिटी टू बोथ सप्लाई और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम ए बॉडी, सो द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अर्थ को हम क्या मानते हैं कि ये जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना नोट कर लो। क्लाउड्स एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लाउड्स क्या होते हैं? वैसे तो दूसरे क्लास में मैं बताने वाला था, लेकिन अभी बता देता हूं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप में हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पढ़ा, और फिर इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि ये तो पता चल रहा है कि बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है ना। हालांकि एक बात मैं अथी करना चाहता हूं कि जब तुम वहां अपने उसके ऊपर हाथ रखते हो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर उसे न्यूट्रल बना देता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेते हो और फिर से उसे न्यूट्रल बना देता है। लेकिन फिर कैसे पता चलेगा कि कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है इलेक्ट्रोस्कोप में? ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट है। तो इसको मैं कभी अगर पढ़ूंगा अच्छे से तो मैं बता दूंगा। लेकिन ये इतना तो पता चल गया ना कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम उसे पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कैसे पता करें कि वो जो बॉडी चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको देखेंगे कभी, अगर तुम्हें पता होगा तो इसको जरूर बताना। क्लाउड एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो क्लाउड्स तुमने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो थंडर स्टॉर्म आते हैं, है ना, बिजली कड़कती है। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस किया कि बिजली जब से कड़कती है तो उसका लाइट पहले दिखता है और साउंड क्या होता है बाद में आता है। एक चीज नोटिस की हो तुम? जब बिजली कड़कती है, बादलों की बिजली, तो लाइट पहले दिखता है उसका कि बिजली चमकी, लेकिन बाद में उसका आवाज बहुत जोरों से आता है। ऐसा क्यों? दोनों एक साथ क्यों नहीं आया? लाइट और साउंड दोनों क्यों नहीं एक साथ आया? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और साउंड की स्पीड लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। हालांकि ड्राई और मॉइस्चर में वैरी करते रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता। तो देख रहे हो साउंड की स्पीड कितनी कम है। यही कारण है कि अगर स्पीड इतनी कम है तो उसे तुम तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगेगा, जबकि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है तो जल्दी पहुंच जाती है। यही कारण है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले हम उसके लाइट को देखते हैं और बाद में उसका साउंड आता है। उसका साउंड बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही हाई डेसिबल का साउंड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रेजेंट होते हैं, और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये पता करेंगे क्लाउड्स में कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं, आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है। तो दरअसल इसका पहले ही सेंटेंस में इसका बात है, हमने पढ़ा था ना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यही होता है। क्लाउड क्या है? एक बहुत बड़े वाटर वेपर या वाटर का क्या है, एक ग्रुप है ना, बहुत सारे मिलियंस ही नहीं ट्रिलियंस ऑफ वाटर, और क्लाउड्स चल रहे हैं लगातार। क्लाउड कभी भी स्टैटिक होते हैं क्या? बादल चलते हवा के माध्यम से या किसी और के माध्यम से चलते रहते हैं। तो जब क्लाउड चल रहे हैं तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वे एक दूसरे से क्या होंगे? रब करते होंगे। यही पहला लाइन लिखा हुआ कि वेपर मॉलिक्यूल्स रब अगेंस्ट द एयर मॉलिक्यूल। जो उसमें वेपर मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल से रगड़ खाते रहते हैं जब चलते रहते हैं। या फिर वेपर में भी रगड़ होता होगा, जो वेपर में जो वाटर वेपर है वो आपस में रब करते होंगे, या
जो वेपर मॉलिक्यूल हैं वे एयर मॉलिक्यूल से भी रब करते होंगे। सो वेपर रब अगेंस्ट द एयर मॉलिक्यूल और अदर वेपर मॉलिक्यूल कॉमा दे एक्वायर द चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बादल के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं। और इसमें एक बात हम आगे देखते हैं क्या होता है। और जब इतने सारे चार्ज हो जाते हैं, अब चार्ज हो रहे हैं फ्रिक्शन के माध्यम से, इतने सारे उसमें चार्ज बनते जा रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कॉमा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमा देयर बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द क्लाउड्स पहले चार्ज नहीं थे, लेकिन अब चलते जा रहे हैं, बादल बड़े बनते जा रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रब करते जा रहे हैं, तो उनमें चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं। When two clouds come closer, air present in between them gets ionized. जब दो बादल बहुत निकट आ जाते हैं तो इनके बीच का हवा जो है वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब पहले हवा के अंदर ऑक्सीजन थे और नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन आयनाइज करने का मतलब क्या है कि आयंस बन जाना, यानी ऑक्सीजन का आयन बन गया, O पर कुछ चार्ज आ गया, O माइनस आ गया, नाइट्रोजन पे कुछ चार्ज आ गया, N3 माइनस आ गया। ऐसा क्यों होता होगा? देखो मैंने बताया था ना एक चीज कि जो सॉलिड नमक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, लेकिन अगर उसी नमक को पानी में डाल दो तो जो NaCl है वो किस में टूट जाता है, पानी में, Na प्लस Cl माइनस। अब ये आयनाइज हो गया, ये आयंस टूट गए, और अब जब तुम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। आयंस ही चार्ज के कैरियर्स हैं। तो जब दो बादल बहुत नजदीक आते हैं तो उनके बीच का जो एयर है वो आयनाइज हो जाता है। जब आयनाइज हो गया उनके बीच का एयर, तो उनके बीच से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए आयनाइज हो जाते हैं एयर। आयनाइज मतलब कि उनके जो उस समय एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आयंस आ जाते हैं, यानी वे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ओके, ठीक है, इतना ज्यादा उनमें वो क्यों होता होगा? शायद दो बहुत बड़े चार्जेस हैं। वैसे तुम्हें बता दूं कि जो बादल्स होते हैं तो उनमें जो ऊपर में अधिकतर बार पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और नीचे नेगेटिव चार्जेस, कि जो बड़े इसमें आइस भी होते हैं, जो बादल होते हैं उसमें आइस भी होते हैं, तो आइस का भी रगड़ होता होगा, आपस में रब करते होंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं बादल में, और नेगेटिव चार्जेस नीचे एक्यूमुलेट हो जाते होंगे। So when two clouds come closer, the air present between them gets ionized and transfer of electron takes place from one cloud to another। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में होता है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ए डेजलिंग व्हाइट स्ट्रिक ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। और इसी तरह से जो बीच में जो एक डेजलिंग, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में होने लगता है, क्योंकि तो उससे क्या उत्पन्न होता है, एक लाइट, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। हालांकि एक चीज तुम नोटिस करोगे कि तीन तरह से इलेक्ट्रिसिटी को बादलों में एक तो बादल के अंदर खुद ही एक पोटेंशियल बनाता है कि ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और नीचे में नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में खुद ही एक पोटेंशियल बना रहता है। ठीक है, ये एक छोटा सा बैटरी की तरह काम करेंगे ना, आपस में इनमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करते रहेगा। और एक दूसरा क्या है कि एक बादल के बगल में दूसरा बादल आ जाए और इसके बीच का जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाए, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस करता है फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये बहुत वीक होती है, और यहाँ से लाइटनिंग प्रोड्यूस थोड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, और एक और है, एक और तरीके से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है कि अगर बादल है ये, और तो जब बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, तो तुम्हें पता है कि इंडक्शन के माध्यम से जमीन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है बादल का, ये ग्राउंड के ऊपर किसको लाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन के कारण भी क्या होता है, और सिंस बारिश हो रही होती है तो ये एयर क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। तुम्हें पता है कि मॉइस्ट एयर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक एयर ड्राई हो तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन जब बारिश हो रही होती है तो इस कारण से जो हवा है बादल और जमीन के बीच में वो मॉइस्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। तो यहाँ से भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो तीन तरीके से लाइटनिंग को तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें कि यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब इस तरह से अगर कहो तो ये चीज तुम देखना। और फिर इतना आवाज कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ तो खाली आपने बताया कि लाइटनिंग उत्पन्न होता है। ओके, इतना आवाज कहाँ से आता है फिर? तो दरअसल होता क्या है कि ए लॉन्ग लाइटनिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रेशर वेव। तो लाइटनिंग तो प्रोड्यूस हुआ गाइस, लेकिन लाइटनिंग से उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है।
शायद उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रही होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। तो उस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रही होगी, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेस किया गया होगा और एयर जब आयनाइज हो गया होगा दो बादलों के बीच में, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और तुम जान के चौंक जाओगे कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। समझ रहे हो कितना, ये बहुत ही ज़्यादा है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनके जो एयर है जहाँ से लाइटनिंग, तो ये जो लाइटनिंग जब बादलों के बीच में जो ऐसे लाइटनिंग जाती है, ऐसे जो भी हो, मान लो ये लाइटनिंग है, ठीक है, तो ये जो पाथ है, तो इस पाथ में पहले से तो हवा था ना गाइस, मान लो ये मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया, ठीक है, तो इस पाथ में पहले से तो हवा था, लेकिन अभी इस पाथ में लाइटनिंग जा रहा है, तो यहाँ का हवा क्या होगा, यहाँ का हवा इस बगल वाले हवे को धक्का देगा, प्रेशर बनाएगा, और इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएगा गाइस, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये जो लाइटनिंग आ रही है इसकी ये 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट को लेके आ रही है। तो पहले से तो हवा था, ऐसा थोड़ी था कि हवा ने कहा कि चलो भैया हम आपको जगह देते हैं, आपका जो जगह है आप बिजली कड़की हम दूर हट जाते हैं, ऐसा थोड़ी। हवा तो उस समय थी और लाइटनिंग ने जबरदस्ती जाकर जगह बनाया हवे के बीच में, है ना, हवे के बीच में। तो इस जगह को बनाए तो पहले से जो हवा थे वो क्या होंगे, वो अपने आसपास के हवे को बहुत ज़्यादा धक्का देंगे, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा ये प्रेशर वेव क्रिएट करेगा, और फिर इसके पास वाला जो हवे का जो मॉलिक्यूल है ये अपने पास वाले को धक्का देगा इस तरह से, ठीक है, ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाता है, फिर इसके पास वाला इसको, क्योंकि इसको प्रेशर मिला है तो डिस्प्लेस होने लगेंगे सब। तो इस प्रेशर वेव के कारण, ये प्रेशर वेव इतना स्ट्रांग होता है कि इसके चलते हमें कड़कड़ाहट सुनाई देती है, हमें बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है। हमें इसी को क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म, बिजली की थंडर स्टॉर्म। इतनी बहुत ज़्यादा कड़कदार जो आवाज़ आती है वो इसके कारण, क्योंकि हवा जो उस लाइटनिंग के पाथ में जो हवा था वो अपने आसपास के हवा को धकेलना स्टार्ट कर देता है, और हीट इतनी ज़्यादा है कि एयर आयनाइज हो जाता है और उस प्रेशर वेव क्रिएट हो जाता है। जो हमने पढ़ा था वेव में कि दो तरह के वेव थे, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर शायद लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन होता है जो कंप्रेशन और एयर फैक्शन के तौर पे आगे बढ़ते जाता है और उससे हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। दरअसल यहाँ पर जो हीट एनर्जी है या जो प्रेशर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो पता चला क्यों लाइटनिंग होता है और कितने तरह के, एक तो खुद बादल के अंदर, फिर एक दो बादलों के बीच में, और फिर बादल और जमीन के बीच में। तो जो बादल के अंदर जो होते हैं लाइटनिंग वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं शायद। तो एक चीज हम देखेंगे कि ए लॉन्ग लाइटनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रेशर वेव। दीज वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एंड प्रोड्यूस ए लाउड साउंड विच इज कॉल्ड थंडर। तो बेंजामिन का काइट एक्सपेरिमेंट क्या था गाइस, तो बेंजामिन ने क्या किया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, बल्कि एक बहुत लोग समझते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, हालांकि ये मिसकंसेप्शन है। उन्होंने केवल थंडर स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग, जो बिजली की कड़क होती है बादलों से, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया था। बताया था कि ये दोनों एक ही चीज है, रिलेशन स्थापित किया था कि दोनों एक ही चीज है। बस यही था उनका काइट एक्सपेरिमेंट। दरअसल काइट में क्या किया था, हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है जो बताया गया अच्छे से, ये काइट था। और काइट मुझे बनाना भी नहीं आता है क्या, कुछ ऐसा काइट होगा। और यहाँ पर एक बहुत लोहे का एक कील था और इस काइट को सिल्क क्लॉथ से बनाया गया था। और इसमें तुम्हारा मतलब कैसे बताऊं, यहाँ पर एक की था, ठीक है, और बेंजामिन खुद एक अथी में थे, शेड में थे, एक मतलब ऊपर से एक रूफ था और बेंजामिन यहाँ खड़ा थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और उस समय बारिश हो रही है तो क्या होता कि जो यहाँ पर लोहे का, आयरन का एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट था। मैंने कहा था ना कि जब भी किसी कंडक्टर में शार्प टर्न आए तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होता है, शायद इसीलिए इसको लगाया गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने लगाया था। और यहाँ पर सिल्क क्लॉथ था और ये भी शायद आयरन का था, और इस पतंग को इस सिल्क क्लॉथ के अच्छे से बनाया गया था, ना कि कोई कागज या प्लास्टिक से, क्योंकि शायद फट सकता है। तो यहाँ पर और इसका यूज करके इस रस्सी का, तो यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पानी बरसा, तो पानी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पर जो भी चार्जेस आए होंगे बादल के वो इसे कंडक्ट होके यहाँ पर की के पास चले गए होंगे। की के पास यहाँ पर एक की था और की के बगल में जब वे अपने उंगली को लेके, अपने नकल को लेके आए, तो वहां उन्होंने देखा कि उंगली, वो जो फिंगर है, नकल है, फिंगर, और
की के बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रिक स्पार्क इससे उन्हें पता चला कि जो की है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, हालांकि ये क्या थे, ये रूफ के नीचे थे, वरना अगर ये रूफ नहीं होता तो बारिश तो हो रही है तो इन पर भी बारिश होती और इनके हाथ भी भीग जाते और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सीधे इनके हाथ को महसूस होती और इन्हें बिजली का झटका लग सकता था, इसलिए ये खुद रूफ के नीचे थे। ओके, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को तुम खुद मत करना। ये सब कब करे थे, जब उस समय जब मतलब उस दिन बारिश होने थी और थोड़े बादल ज़्यादा छाए हुए थे, मानी थंडर, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा उस समय, तो उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि तुम इसको खुद घर पर मत करना है, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हालांकि एक जर्मन फिजिक्स को शायद उसकी मौत भी हो गई थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, विलियम कुछ नाम था। अगले ही साल उसने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, शायद 1752 में फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इससे बस ये स्टैब्लिश हुआ कि बादलों के अंदर चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है और तभी तो कंडक्ट कर पा रही है। और इसकी के सामने जब मैं अपने नकल को ला रहा हूँ, मतलब फिंगर को ला रहा हूँ, तो एक स्पार्क जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है स्पार्क, बता सकते हो? क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे गाइस, तुम्हें पता है ना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन तो जमीन पर खड़े थे, तो जब वे अपने हाथ को ला रहे होंगे की के बगल में, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है की में जो बादलों से आ रहे थे, वो क्या होना चाहेंगे, वो जमीन में जाना चाहेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अर्थ ऑब्जर्व भी करता है इलेक्ट्रॉन्स को और सप्लाई भी करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसीलिए उसमें वो इलेक्ट्रिक दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिख रहा होगा। हालांकि तुम इसको मत करना, क्योंकि अगर वो बड़ी वाली बिजली अगर तुम्हें का लाइट इसमें आ जाए, इस पतंग में जो थंडर स्टॉर्म होता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उसमें मर सकते थे। ओके, ये जो था ये वीक इलेक्ट्रिसिटी था, शायद इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जिंदा रहे, मेरे ख्याल से। वीक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पतंग पे उस समय आ रही थी वो वीक इलेक्ट्रिसिटी थी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी जो कि बादलों के कड़कने से या दो बादलों के बीच के आने से या बादलों और जमीन के बीच में जो मॉइस्ट एयर होता है उसके चलते जो आती है, उसके चलते जो बिजली का निर्माण होता है, अगर वो कड़क जाती तो क्या होता, इनकी मौत हो सकती थी। ओके, अगर उस समय वे अपने हाथ को इसकी के बगल में थे तो उस समय उनकी मौत हो सकती है। और ऐसा हुआ भी था, शायद एक जर्मन फिजिस्ट था, उनका नाम शायद विलियम या कुछ था, तुम उसको सर्च करना। अगले ही साल उसने एक्सपेरिमेंट किया और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिजली थी वो कड़की और उनके पतंग पे लगी और उनकी शायद मृत्यु हो गई थी। चेक करना इस बारे में, तो कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को घर पर मत करना, क्योंकि उस समय वीक चार्जेस आ रहे होंगे, वीक इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी। तुम इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कारण, तो और फिर द लाइटनिंग कंडक्टर, तो इस सब से तो बिजली का बहुत हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है, घरों पे गिर जाए तो। इसलिए लाइट जब भी बिजली कड़के या बारिश के समय में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, ट्री के नीचे नहीं रहना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल थोड़ा अपने आसपास से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो जो भी बिजली गिरेगी सबसे पहले इस पर गिरेगी और अगर तुम इसके बगल में होगे तो इसका झटका तुम्हें मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोल और ट्री के इस सब के या गाड़ी में नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उस समय किसी अच्छे बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, मतलब, और बिल्डिंग भी ऐसा, मतलब बिल्डिंग में भी सेफ्टी में, इसलिए बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है ना कि एक कंडक्टर लगाया जाता है और बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले तुमने देखा होगा कि कंडक्टर रहता है, ताकि बादलों की जो भी बिजली है ये कंडक्टर सोख ले। और ये जो कंडक्टर नीचे जाके इसका जो है वो जमीन के नीचे एक कॉपर प्लेट होता है, उसी कॉपर प्लेट में ये चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो सारे चार्ज को ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन उसके लिए एक मेथड चाहिए और उसके लिए कंडक्टर को यहाँ तक लाना होगा, जमीन के नीचे तक। तो यही है कि द लाइटनिंग कंडक्टर हैज शार्प पॉइंट्स एट इट्स टॉप सो दैट टू रिसीव। तो लाइटनिंग कंडक्टर का शार्प पॉइंट्स क्या होता है, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, जो तुम्हें पता है ना। द लाइटनिंग कंडक्टर हैज शार्प पॉइंट्स एट इट्स टॉप सो एज टू रिसीव द लाइटनिंग चार्ज एट द स्पेसिफिक पॉइंट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहीं पर भी गिर जाएगा, तो शार्प रखा जाता है, तो सो एज टू रिसीव द लाइटनिंग चार्ज एट द स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये था गाइस, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कार्ड एक्सपेरिमेंट और भी पढ़ सकते हो, और अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, उसका कॉज क्या है। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़े थे, जहां पर चार्ज क्या था, रेस्ट में था। अब हम देखेंगे चार्ज जब मूव करने लगेगा तब क्या होगा, चार्ज मूविंग क्यों करते हैं, कहाँ से उसे एनर्जी मिलती है, कितने तरह के सेल होते हैं। और उसके बाद फिर अंतिम क्लास किसका होगा गाइस, अंतिम क्लास होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।